मनोरमा के पति का जवानी में ही देहांत हो गया था। मनोरमा ने अकेले ही अपने बेटे रमन को पाल पोस कर बड़ा किया था। रमन की सारी पढ़ाई का खर्चा उसने अकेले ही उठाया था। रमन की नौकरी लगने के बाद उसने उसके लिए एक सुंदर सुशील कन्या देखकर उसकी शादी करा दी थी। रमन शहर में रहकर जॉब करता था। उसकी पत्नी शालिनी और माँ मनोरमा गांव में ही रहते थे। अरे ओ शालिनी, शालिनी कहाँ मर गई? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? वे सब छोड़ो, ये बताओ कि बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है? इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, ऊपर से इतना बिजली का बिल। मम्मी जी, लेकिन ये तो पिछले महीने से भी कम है। तो तुम क्या चाहती हो? बिजली का बिल देने में हम अपना घर बार बेच दें? आज के बाद कितनी भी गर्मी हो, घर में एक ही पंखा चलेगा। मई का महीना था। शालिनी का दिन भर काम कर गर्मी से बुरा हाल हो जाता था, लेकिन मनोरमा सिर्फ अपने कमरे में पंखा चलाकर बैठ जाती थी और जब शालिनी उस कमरे में जाती तो उसे सोना है ये कहकर उसे कमरे से बाहर कर देती। एक दिन जब शालिनी अपने आंगन में काम कर रही थी, तभी एक चूड़ी वाला अपने ठेले पर चूड़ी बेचता हुआ वहाँ आया। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। शालिनी को बचपन से ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था। चूड़ी वाले को देख खुद को वो रोक नहीं पाई और उसे आवाज दे दी। ए चूड़ी वाले भैया, रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिखा देना। ये लीजिए मैडम, एकदम नए डिजाइन की सुंदर चूड़ियाँ हैं, बहुत ही सस्ते दाम पर। शालिनी को चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ मनोरमा आ जाती है। क्यों री, तुमको समझ नाम की कोई चीज नहीं है क्या? यहाँ महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और तुम्हें नई चूड़ियाँ पहननी है। मम्मी जी, मेरी सारी चूड़ियाँ घर के काम काज करने में टूट गई है। एक भी अच्छी चूड़ियाँ नहीं बची मेरे पास। वैसे भी तुम चूड़ियाँ पहनकर कौन सा विदेश जा रही हो? चलो चूड़ी वाले भैया, यहाँ से आगे निकल जाओ। ले लेने दीजिए ना ये चूड़ियाँ, इन पर बहुत जचेगी। क्यों रे, अब तू हमारे बीच में बोलेगा? रहने दीजिए भैया, मुझे चूड़ी नहीं चाहिए। इतना कहकर शालिनी उदास होकर अपने कमरे में जाने लगती है और मनोरमा भी वहाँ पर चली जाती है। तभी चूड़ी वाला वे चूड़ी शालिनी की खिड़की पर रख वहाँ से चला जाता है। मनोरमा खिड़की पर चूड़ी रखा देख उसे अपने पास रख लेती है। कुछ दिनों बाद शालिनी की माँ आती है। क्या बात है शालिनी, तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। क्या बताऊं माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है कि बाजार में जो सबसे सस्ती सब्जी मिलती है वही हमारे घर में बनती है। तभी वहाँ मनोरमा जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ के साग सब्जियों से इतनी ही दिक्कत है तो अपनी बेटी को खिलाने के लिए सब्जी लेकर आती अपने गांव से। बहन जी, मैं अपने खेत की सब्जियाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जे सब्जियाँ, ये तो कई दिनों से बासी लग रही है, पर कोई बात नहीं, अब आप लेकर ही आई है तो हम रख लेते हैं। मनोरमा सब्जियों की टोकरी लेकर रसोई में चली जाती है और ताजे लाल टमाटर को खाने लगती है। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें इस घर में ब्याह कर। अब यही मेरा घर है माँ, मैं ठीक हूँ। रेखा अपनी बेटी का ससुराल में हालत देख बहुत चिंता में पड़ गई थी, लेकिन शालिनी के कहने पर वे वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद भीषण गर्मी के कारण शालिनी बेहोश हो जाती है। मनोरमा शालिनी की हालत देख तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसको? गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई है, पानी चढ़ाना होगा। यह कुछ दवाइयाँ हैं, देते रहिए। डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की कीमत क्या होगी? ज्यादा नहीं, यही कुछ 500-800 रुपए होंगे। डॉक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। डॉक्टर के जाते ही मनोरमा दवाई की पर्ची फाड़ कर फेंक देती है। छोटी मोटी सर्दी जुकाम के 500-1000 रुपए, ऐसे ही घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा। पानी तो लोग ऐसे भी पीते हैं ना।
मनोरमा शालिनी को ज्यादा पानी पिलाने लगी और घरेलू उपचार भी करने लगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन शालिनी की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ा। मम्मी जी, आप मेरी माँ को बुला लीजिए या मेरे पति को बुला दीजिए, वरना मैं ऐसे ही पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। तुम्हें मेरा इलाज पसंद नहीं तो मैं तेरी माँ को बुला देती हूँ। मनोरमा फोन कर रेखा को बुला लेती है। रेखा शालिनी को अपने साथ लेकर चली जाती है और वहाँ उसका अच्छे डॉक्टर से उपचार करती है। एक दिन रेखा मनोरमा के घर आती है। हाय रे, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तेरे घर में अपनी बेटी को बहू बनाकर भेजा। तेरी वजह से उसकी जान चली गई। क्या? शालिनी की जान चली गई? हाँ, तेरी कंजूसी की वजह से उसका सही वक्त पर इलाज ना हो पाया। मैं नहीं चाहती कि तेरा साया भी उस पर पड़े, वरना तुम मेरी बेटी के शव के ऊपर चढ़े फूलों की भी कीमत लगाने लगोगी। मनोरमा वहीं रोने लगती है और खुद को कोसने लगती है। हाय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी कंजूसी के कारण बेचारी मेरी बहू की जान चली गई है। मैं आपसे कंजूसी नहीं करूंगी। तभी शालिनी वहाँ जाती है। शालिनी को देख मनोरमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो उसे गले से लगा लेती है। मम्मी जी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बेटा, मैं अब से कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। हमें आपको यही समझाने के लिए ये नाटक करना पड़ा। मनोरमा ने कंजूसी छोड़ दी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। रोशनी की शादी दीपक के साथ 6 महीने पहले ही हुई थी। जिस तरह हर लड़की ना जाने कितने अरमान लेकर ससुराल आती है, वैसे ही रोशनी भी आई थी। रोशनी बहू, कितनी रोटियां सेक रही है? देख, 3 तेरे ससुर जी की, 3 सुनील की और मुझे तो कम भूख है। मेरी 2 सेक दे, बाकी अपनी देख ले। तू भी वैसे 2 रोटी ही खाएगी। अरे हाँ, याद आया, 2 रोटी सुबह की बची हुई है। मैं और तू एक एक वो ले लेंगे तो 8 रोटी बहुत रहेंगी। कैसे घर में आ गई, जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं। मेरा तो दिमाग खराब किया हुआ है। माँ, 6 महीने में इतनी कमजोर हो गई है आपकी बेटी। सासू माँ जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं और हर वक्त टोकती रहती हैं। रोशनी बेटा, कोई बात नहीं, अपनी सास की बातों को दिल पर मत लगा। तू बस अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। बाकी हर किसी की अपनी आदत होती है बोलने की। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल लो। तू चुप रहा कर, बोलने दिया कर जो भी बोले। रोशनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, ये क्या रोशनी, तूने अभी तो दीपक के लिए चाय बनाई थी, अब दोबारा क्यों बना रही है? फ्राई पैन में बची हुई चाय रखी तो है, वही पी लेती। माँ जी, चाय थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो उसका स्वाद बदल जाता है और मुझे ताजी चाय पीने की आदत है। तो ये चाय मुझे दे दे, इतनी महंगी चीनी पत्ती दूध वाली चाय है। माँ जी, सिर्फ 2 घूंटी तो है, ये क्या पियोगे? मैं ताजी बना रही हूँ, पी लो। नहीं, तू ये 2 घूंटी दे दे, मुझे बहुत है। सच में ऐसी कंजूस सास मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ कहा तुमने रोशनी? नहीं माँ जी, मैं तो बस गीत गुनगुना रही थी। 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागत माँ से प्यारी सासू जी। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आई। क्या हुआ? चाय चढ़ाकर बाथरूम में कहाँ भाग रही है? रोशनी जैसे ही बाथरूम में जाती है उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। क्या हुआ? सारी चाय सूख गई, इतनी देर लगा दी। पता नहीं माँ जी, कल से थोड़ा जी मिचला रहा था, उल्टियाँ हो गई। अरे, बदहजमी हो गई होगी, जा नींबू चाट ले, ठीक हो जाएगा। पर बदहजमी कैसे माँ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। रोशनी कमरे में आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, क्या करूँ फिर, आप ही बताओ, जाऊँ फिर डॉक्टर के पास या अभी रुक जाऊँ? 1 दिन और देख ले बेटा, नहीं तो एक काम कर, दीपक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगवा लेना, हो सकता है तुझे दिन चढ़ गए हो। ठीक है माँ, कल तक देखती हूँ। रोशनी को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी, क्या बात है रोशनी, इतने छोले चावल किसके लिए बनाए थे जब खाने नहीं थे? ये लोग तो सुबह लंच ले गए, उसके बाद वैसे के वैसे ही पतीले रखे हैं। जब नहीं खाने थे तो बनाए क्यों? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अब रात को कुछ नहीं बनाना, यही पूरा हो जाएगा, समझी? कमला अपने कमरे में चली गई। रात में, रोशनी, ये कुकर में क्या बनाने की तैयारी है? छोले चावल रखे तो हैं, वही गर्म कर लेंगे। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी धुली मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी। छोले रात में भारी हो जाएंगे मुझे। ये सही है, 2 उल्टी आई नहीं कि ढीले पड़ जाओ। बस 1/4 मुट्ठी बनाना अपने लिए,
हम तीनों तो सुबह वाले छोले चावल ही खा लेंगे, इतनी महंगाई है भाई। बेचारी रोशनी पहले ही तबीयत खराब से परेशान थी, ऊपर से कमला की कंजूसी। अगले दिन रोशनी को फिर उल्टियां होने लगती हैं। वो दीपक को बताती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आता है। रोशनी चेक करती है। दीपक, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है रोशनी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तू माँ बनने वाली है? चल ठीक है, अब थोड़ी बचत करनी शुरू कर दे, आगे 2 से 3 हो जाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। माँ जी, मैं दीपक के साथ डॉक्टर के पास होकर आती हूँ। अरे उसे क्यों परेशान कर रही है, उसे काम पर जाने दे, मेरे साथ चलना। दीपक काम पर चला जाता है। रोशनी कमला के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मैंने रोशनी का चेकअप कर लिया है, सब कुछ ठीक है, बस अपने खान पान का ध्यान रखना और कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक लेने हैं। कितनी फीस हुई डॉक्टर? जी 1500 रुपए। क्या 1500 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं है, और दवाइयाँ अलग खरीदो। माँ जी अभी तो दो, घर जाकर सुना लेना। अब इतने पैसे यहाँ लग गए, दवाइयाँ भी 1200 की आ गई। अब ऑटो के 80 रुपए नहीं दूंगी, पैदल चल ले। पैदल चलना गर्भवती के लिए अच्छा होता है। कहाँ फंस गई मैं इन जैसी कंजूस के साथ। कमला और रोशनी घर आ जाते हैं। अब रोशनी गर्भवती थी तो उसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी, पर कमला की कंजूस आदत से वो कैसे पीछा छुड़ाती। एक दिन, रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ है? माँ जी बाहर हूँ, ये दशहरी आम वाला भैया आया हुआ है, वही ले रही हूँ। ओ भैया, क्या भाव दे रहा है? अम्मा जी 70 रुपए किलो दिए हैं 2 किलो के, तुम 60 रुपए दे देना, बोनी का टाइम है। अरे क्या लूट मचा रखी है, औरतें देखकर भाव बढ़ा दिए, और ये आम तो हैं भी बिल्कुल बेकार पिलपिले से। पर माँ जी मेरा आम खाने का बहुत मन था। अच्छा तुझे आम खाना है, ये ले भैया 5 रुपए, ला एक आम दे दे। क्या अम्मा जी है इतनी कंजूसी, सिर्फ एक आम? तो क्या पूरा ठेला खरीद लूं? ला मुफ्त में दे, एक आम देगा, बड़ा आया बात करता है, चल जा यहाँ से। रोशनी गुस्से में घर के भीतर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब तुम ही बताओ माँ, इतनी कंजूसी, वो भी आम खरीदने में। मेरा इतना मन था आम खाने का। कोई बात नहीं, तो दीपक को बोल देना, वो शाम को लेता आएगा। उसी शाम रोशनी के ससुर रोशनी के लिए कुछ सामान ला। कमला, ये देसी घी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू वगैरह लाया हूँ। रोशनी बहू को 9वां महीना लग गया है ना, उसे कुछ न कुछ खिलाती रहा करो। अरे आप भी ना, इतना देसी घी और ड्राई फ्रूट क्या करना था, थोड़े बहुत ही ले आते, बेकार की फिजूल खर्ची करते हो। लाओ दो, अच्छा मैं रसोई में रख देती हूँ। कमला सारे ड्राई फ्रूट और घी छुपा कर रख देती है। अरे इतने महंगे बादाम काजू थोड़े दे दूंगी, सारे खा जाएगी। ये घी भी एक कड़छी निकाल लेती हूँ, एक हफ्ता तो चली जाएगा, बाकी छुपा देती हूँ। रोशनी को कुछ समझ नहीं थी, माँ से वो इतनी बात फोन पर नहीं कर पाती थी। एक दिन, माँ जी पता नहीं मेरे हाथ पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं? अरे ये छोटी छोटी बातों के लिए रोजाना डॉक्टर की फीस बनाते रहो। ये सूजन से कोई डरने वाली बात नहीं होती, ये तो गर्भावस्था में मामूली बात है। कमला के मना करने पर रोशनी हॉस्पिटल की विजिट के लिए भी नहीं जाती। एक शाम, रोशनी क्या हुआ? आंखें खोलो रोशनी। माँ, बाबूजी जल्दी आओ, रोशनी बेहोश हो गई है। अरे बिस्तर पर लिटा दे, थोड़ा पानी के छींटे डाल, आ जाएगा होश। दीपक कोशिश करता है पर रोशनी होश में नहीं आती। वो रोशनी को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर वहाँ रोशनी का चेकअप करती है। ये क्या हाल बना दिया है आपने रोशनी का? आपको पता भी है रोशनी का बीपी कितना बढ़ा हुआ है, और इनकी तो अपॉइंटमेंट थी 15 दिन पहले की, वो भी मिस की हुई है। आपकी इतनी बड़ी लापरवाही से रोशनी की जान भी जा सकती है। माँ, आपको पता था ना रोशनी को डॉक्टर के पास आना है? कमला घबरा चुकी थी, उससे बड़ी गलती हो चुकी थी। कमला, अब तो शर्म करो, इतनी कंजूसी, तुम अपनी ही बहू के साथ ये व्यवहार करोगी, मुझे नहीं पता था। वो तुम्हें माँ कहती है, उसने अपना मायका छोड़ हमारे घर को अपनाया है। अगर बहू या बच्चे को कुछ हो गया तो ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। माँ, अगर आपको मेरे और रोशनी के रहने से कोई परेशानी है, बस एक बार रोशनी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा सकुशल दुनिया में आ जाए, फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं दीपक, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी आंखों पर कंजूसी की पट्टी बंधी थी, मैंने सही को गलत नहीं समझा। दीपक के पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं एक ऐसी सास हूँ जिसने अपनी ही बहू को मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान मुझे क्षमा कर दो। कमला रोने लगती है, तभी डॉक्टर आ जाती हैं। बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर आने के कुछ दिन बाद दीपक रोशनी से कहीं और चलकर रहने के लिए कहता है, पर रोशनी मना कर देती है। दीपक, माँ जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
कमला ये सब सुन लेती है। रोशनी बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी आज तू मेरी परवाह कर रही है। नहीं माँ, माफी मत मांगो, बस अपना आशीर्वाद दो। उस दिन से कमला का व्यवहार सबके प्रति बहुत बदल जाता है, जिसको देखकर परिवार में सब बहुत खुश होते हैं।